Welcome to my new video in latest IT टेक्नोलॉजी। आज का विषय है नवीनतम आईटी प्रौद्योगिकी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन सी नई आईटी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसकी शॉर्ट में उसके बारे में थोड़ी-सी व्याख्या और साथ ही साथ इसे कुछ चित्र भी दिए गए हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नई आईटी टेक्नोलॉजी कौन-सी आई है। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी आई है नंबर 1 पर, जैसे यहाँ पर दिख रही है, वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। एआई भी इसे कहा जाता है। तो यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान एजेंट बनाना है, जो स्वतंत्र रूप से तर्क करने, सीखने और निर्णय लेने के में सक्षम सिस्टम है। इसमें एक एल्गोरिथम है और तकनीकों का विकास शामिल है, जो मशीनों को मानव बुद्धि की नकल नकल करने की में समर्थ बनाता है। एआई में हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और मनोरंजन जैसे विभिन्न उद्योगों में क्रांति की संभावना है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि नीचे एक रोबोट है और एक हाथ इंसान का दिया हुआ है, तो वो जो रोबोट है उसी प्रकार का बिहेव कर रहा है जिस प्रकार से मानव कर रहा है। मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मशीनों को मानव बुद्धि की नकल करने में सक्षम बनाता है। इसमें वह इसमें वह स्वतंत्र रूप से लॉजिक कर सकता है, सीख सकता है और निर्णय भी लेने में सक्षम है। इसके लिए विभिन्न एल्गोरिथम और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात हुई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। अब हम आते हैं दूसरी आईटी प्रौद्योगिकी जो कि नवीनतम है, वह है दूसरी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को एमएल भी शॉर्ट में कहा जाता है। मशीन लर्निंग एक सबसेट है एआई का, अर्थात यह भी एआई के अंतर्गत आती है, जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखना सिखाने पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर इसमें मशीन लर्निंग में हम मशीनों को सीखते हैं और सिखाते हैं। इसके लिए जो तकनीक उपाय की जाती है, उस तकनीक का नाम है सांख्यिकी तकनीक। इसमें हम विभिन्न पैटर्न और इसका उपयोग मशीनों को पैटर्न पहचानने, भविष्यवाणी करने और समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाने में शामिल है। जिस प्रकार से मशीन लर्निंग में मशीन को सिखाएंगे, मशीन जो है डिफरेंट पैटर्न को पहचान जाएगी, आगामी आने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताएगी कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। साथ ही साथ अब है अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी ताकि ये पहले से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाए और अच्छे से अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो। जैसा कि पहले बताया गया, यह भी एआई का ही एक सबसेट है। एमएल एल्गोरिथम को सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक की अपने अनुभवी सीखने का दृष्टिकोण है। तो मशीनों को सिखाने के 3 मोड होते हैं। पहला होता है सुपरवाइज, दूसरा होता है अनसुपरवाइज और तीसरा होता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। इस प्रकार से अलग-अलग मेथड से हम मशीनों को सिखाते हैं। तो इसमें बहुत सारा डेटा सांख्यिकी अलग-अलग जगह से एकत्र कर उसको मशीनों को दिया जाता है जिससे वो सीखने में सक्षम होती हैं। तीसरी है वस्तुओं का इंटरनेट या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और शॉर्ट में इसे कहते हैं आईओटी। वस्तुओं का इंटरनेट यानी आईओटी सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कनेक्टिविटी क्षमताओं से युक्त उपकरणों के परस्पर जुड़े नेटवर्क को संदर्भित करता है। तो आईओटी में जो मुख्य जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कनेक्टिविटी होती हैं और वह आपस में नेटवर्क के द्वारा जुड़ी होती हैं। यह नेटवर्क वायरलेस और वाईफाई बेस्ड या इंटरनेट बेस्ड हो सकता है। तो सेंसर्स का मुख्य कार्य क्या होता है कि कोई भी जो कार्य हो रहा है उसको डिटेक्ट करे, उसको सेंसर्स कहते हैं। और एक्चुएटर्स का कार्य ये है कि जो डेटा वो सेंसर से एकत्र होके आता है वह क्लाउड पर या लोकल कंप्यूटर पर एनालिसिस किया जाता है और उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, और उसके हिसाब से कार्य एक्चुएटर के थ्रू कार्य एक्चुअल में कराए जाते हैं। ये डिवाइस एक दूसरे के साथ और बड़े सिस्टम के साथ डेटा एकत्र करने और आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे स्वचालन, दूरस्थ निगरानी और बुद्धिमान निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
तो जैसा मैंने पहले बताया आपस में जुड़े होंगे और इनसे क्या होगा, डेटा का एनालिसिस होगा, एकत्र होगा, एनालिसिस होगा और उसके बाद स्वचालन मतलब ऑटोमेटिक दूरस्थ निगरानी, रिमोट मॉनिटरिंग और बुद्धिमान निर्णय मतलब इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में सहायता मिले। वो आईओटी का उपयोग स्मार्ट होम में, स्मार्ट सिटी में और औद्योगिक ऑटोमेशन में मुख्य रूप से किया जाता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कार दिखाई जा रही है, एक मोबाइल है, एक वेब कैम है, एक घर है, इंडस्ट्रीज हैं। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू आईओटी डिवाइस, इसीलिए इसे कहते हैं वस्तुओं का इंटरनेट। चौथी टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रित और वितरित डिजिटल लेजर तकनीक है जो कई कंप्यूटरों से सिर्फ लेन देन रिकॉर्ड करती है। तो जब हमारा कोई लेन देन रिकॉर्ड नॉर्मल होता है तो नॉर्मली में वो एक ही कंप्यूटर पर होता था, परंतु इस केस में जो लेन देन का रिकॉर्ड हो रहा है वह विकेंद्रीकृत मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है और अलग अलग जगह डिजिटल लेजर तकनीक से आधारित है। यही ब्लॉकचेन है। इससे क्या फ़ायदा होगा, यह डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है, जिससे यह क्रिप्टोक्यूरेसी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और हेल्थ केयर से विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसमें डेटा की सुरक्षा, क्योंकि ये जो डेटा का लेन देन हो रहा है, ये डेटा ही बहुत से कंप्यूटर्स में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसमें डेटा की सुरक्षा है, ट्रांसपेरेंसी है और इसको आसानी से आप बदल नहीं सकते। और इस प्रकार से ये क्रिप्टो करेंसी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और हेल्थ केयर आदि अनुप्रयोगों के लिए अच्छा सुरक्षित है। ब्लॉकचेन एक सहमति तंत्र पर काम करता है जहाँ पर नेटवर्क में नोड्स ब्लॉक को मान्य करते हैं और चेन में जोड़ते हैं। इस प्रकार से अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटेड में जो भी कार्य होगा उनको आपस में लिंक करके बनाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लॉकचेन। तो जैसा कि आप पिक्चर में देखे ब्लॉक एन प्लस वन, ब्लॉक एन प्लस टू, तो इसमें अलग-अलग कार्य हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है पांचवी तकनीक का नाम हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट यानी क्लाउड पर सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस जैसी कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्य रूप से क्या हो, क्लाउड बेस्ड यानी जो स्टोरेज है या कोई भी कार्य होता है वो लोकल कंप्यूटर में ना होकर इंटरनेट पर या रिमोट सर्वर पर होता है। तो ये क्या मुख्य रूप से प्रोवाइड करते हैं, एक सर्वर प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज भी रिमोटली प्रोवाइड करते हैं। यू कैन स्टोर डेटाबेस इन द क्लाउड और नेटवर्किंग में और सॉफ्टवेयर में भी अगर हम चाहते हैं तो वो अवेलेबल है और एनालिटिक्स भी हम बाहर से कर सकते हैं और इंटेलिजेंस जैसे कि मैंने बताया उपरोक्त इसके पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, तो उसमें भी चूँकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो ये वो निर्णय लेने में भी सक्षम होती है। तो सारे के सारे कार्य आप रिमोटली क्लाउड पर यानी इंटरनेट बेस्ड सर्वर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये उपयोगकर्ताओं को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता के बिना इन संसाधनों को ऑन डिमांड एक्सेस करने और उपयोग करने की अनुमति देता है। तो अब चूँकि हमारा जो सर्वर है, स्टोरेज है, डेटाबेस है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लाउड में या रिमोटली सर्वर पे हो रहे हैं, तो हमको लोकल में उसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम रिमोटली इनको यूज़ कर सकते हैं, पे पर यूज़ मतलब जैसा हम उपयोग करेंगे उसके हिसाब से हम पैसे देके उनको यूज़ कर पाएँगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मुख्य मॉडल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस पास और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो मुख्य रूप से 3 बार क्या है, IaaS, PaaS और SaaS। तो IaaS में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे क्लाउड पे ये सर्विस की तरह, पास में जो है हम जो प्लेटफॉर्म है उसको हम इस सर्विस का यूज़ करेंगे और SaaS में हम सॉफ्टवेयर को एज़ अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करेंगे। तो आप नीचे एक पिक्चर बनाई गई है ये क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी लेटेस्ट टेक्निक पर जिसको कि हमें पढ़ना है। तो इस साल है 6वीं है वर्चुअल रियलिटी, जिसे शॉर्ट में VR कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी VR एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर जनित 3D वातावरण में डुबो देती है, जिससे उपस्थिति और इंटरेक्शन की भावना पैदा होती है। इसमें वास्तविक दुनिया के अनुभवों को अनुकरण करने या पूरी तरह से नई आभासी दुनिया बनाने के लिए VR हेडसेट और अन्य उपकरणों का उपयोग शामिल है। VR के लिए गेमिंग, शिक्षा, प्रशिक्षण और थेरेपी में अनुप्रयोग है। तो वर्चुअल रियलिटी मतलब आभासी
वास्तविकता मतलब यहाँ पर कोई भी रियल में हो नहीं रहा, पर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये रियल वर्ल्ड में हम हैं। ऐसा जो आपको अनुभव कराया जाता है, किससे कराया जाता है? एक वीआर हेडसेट से और अन्य उपकरणों की सहायता से। तो इस प्रकार की टेक्नीक जो है एक 3D वातावरण बनाया जाता है, एक आर्टिफ़िशियल इसमें, जिससे हमें ये लगे कि हम वाक़ई उस जगह पर उपस्थित हैं और हमें बिल्कुल सच्चाई जैसा लगे। इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी या आभासी वास्तविकता। और इसका उपयोग कहाँ हुआ? गेम खेलने में, गेमिंग में, एजुकेशन में और प्रशिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति एक वीआर हेडसेट पहना हुआ है और आभासी दुनिया या वर्चुअल रियलिटी का मज़ा ले रहा है। सातवीं है संवर्धित वास्तविकता या ऑगमेंटेड रियलिटी और शॉर्ट में इसे कहते हैं एआर। संवर्धित वास्तविकता एआर एक ऐसी तकनीक है जो वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को वहाँ पर ओवरले करती है, जिससे उपयोगकर्ता की वास्तविकता की धारणा बढ़ जाती है। ये स्मार्टफोन और स्मार्ट चश्मे जैसे उपकरणों का उपयोग करके उपयोगकर्ता की दृष्टि में आभासी वस्तुओं को टेक्स्ट ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए करता है। एआर के गेमिंग, शिक्षा, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी वास्तविकता को संवर्धित करना या बढ़ाना। इस तकनीक के द्वारा वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को ओवरले किया जाता है, जिससे कि जो दिख रहा है वो हमें और अधिक वास्तविक लगे। और इसके लिए हम स्मार्टफोन का उपयोग भी करते हैं और स्मार्ट चश्मे का भी उपयोग किया जाता है। इससे अन्य उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। इससे सभी आभासी वस्तुएं या टेक्स्ट या ग्राफिक जो है और अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर। इसका उपयोग मुख्य रूप से गेमिंग, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। तो एक पिक्चर जैसे हम देख पा रहे हैं, ये पिक्चर में देखिए कि आप एक यहाँ पर एक सोफा बना हुआ है और टैबलेट की सहायता से जो है उसको आप देख पा रहे हैं कि वो आपकी जगह आपके घर पर वो कहाँ पर फिट है या नहीं। तो उस प्रकार से उसको ऐसा लगेगा कि वो वास्तव में उसको खुद ही वहाँ पर फिट रख के देख रहा है। तो ये आभासी दुनिया है, संवर्धित रियलिटी है, जो कि इस टेक्निक से की गई है। इसके बाद 8वां है विशाल डेटा। बिग बिग डेटा विभिन्न स्रोतों जैसे सोशल मीडिया, आईओटी डिवाइसेज़ और ऑनलाइन लेन-देन द्वारा उत्पन्न एकत्र किए गए डेटा की भारी मात्रा को संदर्भित करता है। तो बिग डेटा जैसे हमें नाम से पता है कि डेटा विशाल है, और कहाँ से आ रहा है? वो सोशल मीडिया से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? आईओटी डिवाइसेज़ से आ रहा है और जो ऑनलाइन लेन-देन कर रहे हैं वहाँ से भी आ रहा है। इसकी मात्रा, वेग और विविधता की विशेषता है, जिससे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके इसे संसाधित करता और विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स व्यवसायों और संगठनों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अब ये जो डेटा आ रहा है, इसमें कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हम इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, वैराइटीज़ है। तो जो विशाल डेटा या बिग डेटा टेक्निक है, ये जो है उसके लिए डेटा प्रोसेसिंग टूल्स का इस्तेमाल करता है और उससे उसे एनालाइज़ करता है, विश्लेषण करता है और करने के बाद और यह डिसाइड करता है कि इस डेटा का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्यवसायों में, संगठनों में ये जो है विशाल बिग डेटा का उपयोग उनको एनालाइज़ करके किया जाता है। इससे जो हमें जो आउटपुट मिलता है वो बहुत ही कीमती है और ये बहुत ही अंदर की बातें बाहर आती हैं, जिससे कि हम निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो दिस इज़ अ टोटली न्यू फील्ड, बिग डेटा एनालिसिस। एक्चुअल में दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक डेटा बना हुआ है और उसका उपयोग करके हम आने वाले भविष्य में ट्रैक नेशनल एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं। 8वीं है साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को डिजिटल हमलों से बचाने के लिए अभ्यास है। इसमें संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के उपायों, अनधिकृत पहुंच को रोकना, साइबर खतरों को कम करना शामिल है। तो जैसा कि हमें नाम से पता है कि हमें जो सुरक्षा करनी है किन की, अपने उपकरणों की, क्योंकि अब चीज़ें आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आसानी से आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा स्टोरेज आदि में सेंध लगाई जा सकती है। तो उसे रोकने के लिए साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं।
व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के लिए अपनी डिजिटल संपत्ति सुरक्षा और डेटा गोपनीयता बनाए रखने साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो ये व्यक्तिगत रूप से या इन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या सरकारों के लिए जितना भी हमने जो जानकारी एकत्र की है, जैसे कि यहाँ पर डिजिटल संपत्ति किया गया है, उसकी सुरक्षा और जो डेटा जैसा ऊपर बताया गया विशाल डेटा इकट्ठा हो रहा है हमारे अलग सोर्सेज से, जो कि एनालिटिक्स की और डिसीजन मेकिंग, मशीन लर्निंग, एआई आदि की कार्य उपयोग किया जाता है, तो उसकी गोपनीयता बनी रहे, इसलिए भी साइबर सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो हैकर्स जो हैं, ये आपके अंदर की जो डेटा स्टोरेज या आपका सिस्टम है उसमें से जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कवच है दैट इज़ द साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी। अब आती है 5G। 5G इज़ अ जनरेशन ऑफ सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफरिंग सिग्निफिकेंटली फास्टर स्पीड, लोअर लेटेंसी एंड ग्रेटर कैपेसिटी देन द प्रीवियस जनरेशन। तो हम जैसा हम देख पा रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन जो है ये क्या कर रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन की ही एक टेक्नोलॉजी है, परंतु यह जो है फास्टर स्पीड प्रोवाइड कर रही है, और लोअर लेटेंसी मतलब जो है, जो हम जब कॉल करते हैं या कोई डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसमें कम समय लगता है, और कैपेसिटी भी ज़्यादा अमाउंट में बहुत जल्दी इधर से उधर हो पाती है, जबकि 4G 2G इस सिस्टम का समय ज़्यादा टाइम लेते थे। इट enables न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज सच एज autonomous vehicles, रिमोट सर्जरी एंड इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस। तो जो कि ये सब चीज़ें, स्पीड बढ़ गई है, लेटेंसी कम हो गई है, और कैपेसिटी भी डेटा की कैरी करने की ज़्यादा हो गई है, तो इसका उपयोग जो है हम बहुत सी जगह कर सकते हैं, जैसे व्हीकल्स को ऑटोमेटिक करने में, दूर से हम बैठे बैठे डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट्स की सर्जरी कर सकता है through using various machines and various technologies और उपकरणों की सहायता से। साथ ही साथ जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे कि वर्चुअल रियलिटी या आभासी दुनिया है, इसको भी आसानी से यूजर को उपलब्ध कराया जाता है थ्रू दिस 5G technology. This is 5G is expected to revolutionize various industries and drive digital formation. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो डिवाइसेस हैं उनमें कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो ये एक्चुअल में 5G एक कनेक्टिविटी उनके बीच प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये सारी की सारी टेक्निक्स का उपयोग हम यूज़र के लिए कर सकें। तो ये 5G टावर्स के बारे में पिक्चर बनाई गई है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो नवीनतम प्रौद्योगिकी या लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित था, आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने शॉर्ट में जो नई नवीनतम आईटी प्रौद्योगिकी हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। आगे आने वाले समय में हम प्रत्येक विषय पर या प्रत्येक प्रौद्योगिकी पर हम एक अलग से वीडियो डिटेल में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।